गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज विभा पारेख एंड आई एम योर सीबीएसई केमिस्ट्री फैकल्टी। एंड आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स की, जिसके ऑलरेडी हम 2 प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ मतलब ऑलमोस्ट 70% चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एंड आज के इस क्लास के बाद में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए उसको हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। बहुत ही समराइज्ड वे में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हमने बात की थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हमने सिंपली ये देखा था कि सॉलिड्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको कुछ तो पता ही था सॉलिड स्टेट के बारे में, दैट सॉलिड इज वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किस तरह का यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है, पार्टिकल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, पैकेजिंग किस टाइप की होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, फ्लूइडिटी बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। अब देन जब हमें समझ में आ गया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, किस तरह का बिहेवियर होता है ना वेरी जनरल टर्म्स, तो उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में आपको ध्यान होगा, हमने 2 तरह के सॉलिड्स की बात की थी। हालांकि अलग अलग क्राइटेरियाज पे हम और भी कई तरीकों से सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, बट आपके सिलेबस में जो गिवन है हमने उसको यहाँ पे कवर किया है। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमने यहाँ पे बात की थी क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन एनाइसोट्रॉपी, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, ट्रू सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस एंड crystalline solids. So these are some of the questions. Long range order, short range order का क्या मतलब है, what is the difference in heat of fusions in the crystalline and amorphous solids. तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपसे इस क्लासिफिकेशन से पूछ लिए जा सकते हैं। Then coming on to the crystalline solids, the different types of crystalline solids, तो वहाँ पे हमने metallic solids की बात की थी, and then हमने ionic solids, covalent solids, molecular solids इनकी बात की थी। हमने कुछ examples देखे थे, तो इनको आप अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, so I hope वो बहुत सिंपल रहा होगा आपके लिए। इसके बाद में हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता था, जिसमें कि हमने बात की थी क्रिस्टल लैटिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। सो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स, ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स की हमने बात की। तो हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर। तो यूनिट सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट आप ब्लॉक कह सकते हो, जो कि रिपीटेशन के साथ 3 डायमेंशनली रिपीट किया जाए, देन इट गिव्स आउट द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूनिट सेल के अंदर क्या क्या बात की। तो यूनिट सेल में हमने देखा था पहली बात यूनिट सेल क्या होता है, देन इसको किस ब्लॉक को आप कंसिडर करोगे एज द यूनिट सेल, यानी क्राइटेरिया क्या है यूनिट सेल को बताने का, इसको किस किस तरह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ये हमने देखा था। देन हमने बात की थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, टाइप्स की हमने बात की थी, तो जहां पे हमने 4 टाइप्स देखे थे। फिर उन 4 टाइप्स को भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि वहां पे पार्टिकल्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी, ठीक है। और इसी के बाद में हमने ब्रेविस लैटिसेस की बात की थी। ब्रेविस लैटिसेस जो हैं वो सभी पॉसिबल यूनिट सेल्स और उनके वेरिएंट्स होते हैं। सो दे आर टोटल 14 इन नंबर्स, इज दैट राइट। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। देन मैंने आपसे इससे प्रीवियस क्लास में क्या कहा था, फिर हमने देखा था कि पैकिंग तो बहुत क्लोज होती है सॉलिड पार्टिकल्स में, क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, बट चाहे आप कितनी भी क्लोजनेस रख लो, पार्टिकल्स कितने भी पास हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कितने भी स्ट्रांग हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितने भी कम हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ वॉइड स्पेस रह ही जाता है, एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस रह ही जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते थे, वॉइड्स कहते थे। सो बेस्ड ऑन दैट कि कौन कौन से पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स के, तो हम लोगों ने बहुत सारी क्लोज पैकिंग और एफसीसी टाइप की क्लोज पैकिंग, बीसीसी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो इन सबको हमने डिस्कस किया था। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको इसके अंदर ले सकते हो। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग हमने 1D, 2D और 3D में देखी थी, याद आ रहा होगा आपको। सो 1D, 2D और 3D में हमने क्लोज पैकिंग देखी, और हमने देखा पैकिंग कितनी भी क्लोज हो पर उसके अंदर कुछ ना कुछ व्हाइट स्पेस रह ही जाता है। बेस्ड ऑन दैट वी टॉक्ड अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी।
बट यहाँ पे हमने प्रेफरेबली जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर देखी थी, और हमें पता है किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में 3 ही वेरिएंट्स होते हैं, कौन कौन से, एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने सिर्फ यहाँ पे क्यूब्स के लिए डिस्कस किया था, बट इसके अलावा आप किसी भी यूनिट सेल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आप इजीली ये काम कर सकते हो। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखा था कि बीसीसी के केस में इट वाज 68%, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में दैट वाज 52.4% और एफसीसी के केस में 74%, व्हिच इज द मैक्सिमम। आप कितनी भी क्लोज पैकिंग कर लो, एफसीसी से ज्यादा क्लोज पैकिंग आप एक क्यूब के अंदर नहीं कर सकते। फाइन, तो ये हमने देखा था मैक्सिमम कितनी आ रही थी, 74%। इसका मतलब ये कहना कि 100% क्या पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है, सो दैट इज परफेक्टली रॉन्ग। क्लियर? इसका मतलब जब पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं है और सारे क्लोज पैकिंग्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए, इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा स्पेस रह रहा है जो कि जहां पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, दैट वी कॉल्ड एज द वॉइड स्पेस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वॉइड्स। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने कुछ वॉइड्स की बात की थी, कौन कौन से, ट्राइगोनल वॉइड की बात की थी। हालांकि हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे किया था। यहाँ पे मैंने आपके साथ इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर्स को डिस्कस किया था, आपको ये सब ध्यान होगा। और यहीं पे हमने थोड़ी बहुत बात किसकी की थी, रेडियस रेशियो की, जो बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब जब आपने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया तो सीधी सी बात है आप डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी आखिर है क्या चीज। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, कितना वॉल्यूम अवेलेबल था और उसमें से कितना वॉल्यूम यूज अप हुआ। क्लियर? और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कितना वॉल्यूम अवेलेबल था और उसमें कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप मैं शायद कुछ नहीं भूल रही हूँ जो भी हमने डिस्कशंस किए हैं। ओके, और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मुलाज जहां जहां पे भी एप्लीकेबल थे हमने उनको डिस्कस किया। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब मैंने आपको जो इतना सब कुछ समराइज किया है उसका बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया इसमें हमने ये कहा कि जो सॉलिड स्टेट्स हैं उनमें पैकिंग बहुत क्लोज है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये वर्ड हमने कई बार यूज किया है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए तो हमने कई बार ये बात बोली है, क्या बोला है हमने कि यहाँ पे क्लोज पैकिंग होती है, जितनी पॉसिबल क्लोज पैकिंग हो सकती है उतनी पॉसिबल क्लोज पैकिंग होने की कोशिश होती है। दूसरी बात, यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये हमने हमारी इनिशियल क्लासेस में पढ़ा था किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह का अरेंजमेंट रिपीट होता है। अगर आप किसी एक बाउंड्री पे ये बता दो, मतलब आपको ना पता हो कि इसके बाद में क्या आना चाहिए, किस टाइप का अरेंजमेंट आना चाहिए, तो भी आप उसको प्रिडिक्ट इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसका मतलब एक ही जैसा रिपीटेशन होगा। बट इन सब के बावजूद कभी कभी, बल्कि आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट सभी क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह ही जाते हैं। बहुत छोटे से पोर्शन में कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है और उन छोटे छोटे डिफेक्ट्स की वजह से एक मेजर चेंज मटेरियल्स के अंदर देखने को मिलता है। कई बार ये डिफेक्ट्स हम इंटेंशनली भी उनमें ऐड करते हैं ताकि हम कोई जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो उसमें से ले सकें। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा बट आपको सब समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि सॉलिड स्टेट मटेरियल को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में प्रेजेंट हैं, इंटरएक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, बट इन सब के बावजूद कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी नेचुरली और कभी कभी इंटेंशनली हम ऐड करते हैं ताकि हम वहां से डिजायरिंग प्रॉपर्टीज को गेन कर सकें। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो आज जो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता हो, आपने प्रैक्टिकल्स में कर भी रखा होगा जहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के जब आपने क्रिस्टल्स बनाए थे तो आपने धीरे 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 उसको हीटिंग की थी, उसमें से वाटर जो है उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट किया था, एंड देन फाइनली यू सी कि बहुत मतलब 1-1.5 घंटे के प्रोसेस के बाद में यू गेट अ वेरी फाइन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि बहुत ज्यादा शाइनी थे। ठीक है, तो ये काफी एक स्लो प्रोसेस होता है।
क्रिस्टल्स बनाने का प्रोसेस जितना ज्यादा स्लो होगा उतना ही एक परफेक्ट और एक सिंगल क्रिस्टल मिलने के चांसेस होते हैं। क्लियर? मैंने ये कहा कि जितना प्रोसेस स्लो होगा उतना ही आपको एक सिंगल क्रिस्टल मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने सिंगल क्रिस्टल क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा स्पीड अप करने की कोशिश करते हो किसी क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन को, तो उस टाइम होता ये है कि एक सिंगल ह्यूज क्रिस्टल नेटवर्क बनने की जगह पे छोटे 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 क्रिस्टल्स वहां पे बन जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में एग्रीगेटेड होते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा यहाँ पे कि क्या होता है कि दो तरीके हो सकते हैं कोई भी क्रिस्टल को फॉर्म करने के। ठीक है, कभी कभी तो ये कि आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो आपने फटाफट से क्रिस्टल सोचा कि फटाफट से आपके पास हैंड टू हैंड 5 मिनट के अंदर क्रिस्टल आ जाएं। ठीक है, मिल तो आपको तब भी जाएंगे क्रिस्टल्स, बट दे वोंट बी दैट मच फाइन। तो एक हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस करो, वो आप प्रोसेस का मेथड कुछ भी यूज कर सकते हो, आप सॉल्वेंट कुछ ऐड कर सकते हो, आप हीटिंग ओवर हीट कर सकते हो, देन आप उसको एकदम से कूल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोसेस को फास्ट करने के भी, बट दे वोंट बी गिविंग यू द फाइन क्रिस्टल्स। अगर प्रोसेस बहुत स्लो होता है देन द बेनिफिट इज दैट कि आपको एक सिंगल ह्यूज क्रिस्टल मिलेगा, आपको एक सिंगल ह्यूज क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, और कैसा होगा, वो सिंगल क्रिस्टल होगा, यानी कि वो एक पूरा का पूरा एक सिंगल नेटवर्क होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लो ऐसा ऐसा कुछ आपको एक क्रिस्टल मिला, तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल आपके पास बनके तैयार हुआ। इसमें चांसेस ये हैं कि डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें डिफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल डिफेक्ट होगा, लेकिन वो जो परसेंटेज है डिफेक्ट का वो काफी कम होगा। यहीं पे अगर हम बात करें फास्ट प्रोसेस की, अगर प्रोसेस बहुत ज्यादा आपने फास्ट कर दिया है तो उस केस में भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, बट वो एक काइंड ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा जो कि जिसमें बहुत सारे छोटे 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 क्रिस्टल्स जो हैं वो एग्रीगेट होके एक बड़ा क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ क्रिस्टल, बट ये बहुत सारे छोटे 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 क्रिस्टल से मिलकर बना है। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसके अंदर आपको लगता है कि डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो जितने ज्यादा क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, उतने ही ज्यादा डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो ये देखा गया है कि अगर आप बहुत फास्ट प्रोसेस कर देते हो क्रिस्टलाइजेशन का, देन इन दैट केस बहुत कॉमन चांसेस हैं कि वहां पे आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? और अगर यहाँ पे स्लो प्रोसेस करें तब भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है, दोनों ही केस में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बट यहां पे डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर? और यहां पे डिफेक्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। क्लियर? अब देखो किस किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिफेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं, सो देखो डिफेक्ट्स हमने देखा है नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। कभी कभी पूरे क्रिस्टल में एंटायरली भी एक डिफेक्ट देखने को मिलता है, बट आपके बुक में इन्हीं दोनों का मेंशन है, बट बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अलग अलग ओरिएंटेशंस में आपको डिफेक्ट्स देखने को मिले। एंड यहाँ पे भी स्पेशली हमें पॉइंट डिफेक्ट की बात करनी है। देखो पॉइंट से आपको बात समझ में आई गई होगी। हम लोग अभी तक किसकी बात कर रहे थे, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स की बात करते थे। तो हर एक पॉइंट जो होता है, इवन एक क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो किसको शो करते हैं, दे रिप्रेजेंट्स टू अ सर्टेन पार्टिकल, जो आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो अगर किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से आप खुद समझते हो कि पूरा का पूरा जो सेटअप है, जो क्रिस्टल का सेटअप है, वो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? और अगर किसी एक पर्टिकुलर रो में कोई डिफेक्ट, एंटायर रो में कोई डिफेक्ट आ जाए, देन वी कॉल इट एज द लाइन डिफेक्ट। तो ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आई थिंक इसमें तो ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। क्लियर? अब हमें बेसिकली बात किसके लिए करनी है, पॉइंट डिफेक्ट्स की हमें बात करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर देती हूं ताकि हम इसको पॉइंट डिफेक्ट को यहीं पे समझ लें। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट। यही हमारे सिलेबस में है, तो हमें ज्यादातर टाइम इसी के बारे में डिस्कस करना है, पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट देखा गया है नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं।
ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देन हो सकता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक हो सकता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो कि पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ, मतलब ये पूरी तरह से जो स्टोइशियोमेट्रिक है वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इन द सेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज जितने नंबर ऑफ केटायंस हैं वहां पे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस हैं। और अगर आपका कंपाउंड ही नॉन आयनिक नेचर का है देन भी वो स्टोइशियोमेट्रिक ही कहलाएगा। ठीक है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस है बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, यानी या तो मेटल ज्यादा है या फिर वहां पे एनायन ज्यादा है। ठीक है, देन फाइनली आपका आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब हुआ कि वो ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर कुछ और भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली करवाते भी हैं जानबूझ के, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डोपिंग एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक की बात करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब। तो इसको हम दो तरह के सब्सटेंसेस में देख सकते हैं। ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरह के सब्सटेंसेस में देख सकते हैं। एक तो जो आयनिक नेचर के, पहले हम लिख लेते हैं नॉन आयनिक। ठीक है, एक जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देख सकते हैं, और दूसरा आयनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में होते हैं तो यहां पे भी हम दो तरह के डिफेक्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल सिमिलर वे में ही आप कहोगे कि डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट दीज आर आयनिक इन नेचर। तो वो कौन कौन से हो सकता है? शॉटकी डिफेक्ट, और एक हो सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। देन हम बात कर लेते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताया था। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर या तो आपका मेटल एक्सेस में हो जाएगा या मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि एक बार हो सकता है कि केटायंस ज्यादा हो नंबर में, और दूसरी बार हो सकता है कि एनायंस ज्यादा हो नंबर में। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस बेस पे हम दो में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा हो सकता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो मेटल एक्सेस की हम बात करें तो यहां पे भी हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी होती है। मेटल कब एक्सेस हो सकता है? या तो हो कि खुद केटायन ही नंबर में ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि एनायन नंबर में कम हो। ठीक है, तो मेटल ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, और दूसरा, या फिर इसको हम बोलते हैं एनायन वैकेंसी भी बोल सकते हैं। मेटल ज्यादा प्रेजेंट हो, और दूसरा हो सकता है एनायन वैकेंसी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। देन कमिंग ऑन टू द मेटल डेफिशिएंसी, यहाँ पे एक मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि इंटरस्टिशियल पोजीशंस में भी आपके मेटल्स आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हो, एनायन वैकेंसी लिख सकते हो, या मैं आपको आगे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देन कमिंग ऑन टू द मेटल डेफिशिएंसी, तो मेटल डेफिशिएंसी में भी आप सोचोगे कि दो पॉसिबिलिटीज ऐसे ही होना चाहिए कि या तो मेटल कम हो या एनायन ज्यादा हो, बट एनायन ज्यादा होने वाली टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि एनायन की साइज कैसी होती है? लार्जर। इसका मतलब कि एनायन कहीं बाहर से क्रिस्टल के अंदर आए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी में हम जनरली देखते हैं कि खुद मेटल जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, यानी कि कम प्रेजेंट होते हैं, नंबर्स में कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको मेटल डेफिशिएंसी रहने दे सकते हो। ओके, इसको हमें, आई डोंट थिंक इसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। हालांकि हम इन सबको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और इम्प्योरिटी के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एड ऑन करते हैं हम इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में बात करूंगी सेमीकंडक्टर्स को लेकर। ठीक है, यानी कि जो आपके कौन से सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम इम्प्योरिटीज को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? तो मैंने आपको बताया डिजायरिंग प्रॉपर्टीज को वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
क्लियर? उसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये सारा पार्ट है जो कि हमें डिस्कस करना है इस क्लास में. सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. देखो, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ जितने नंबर ऑफ केटायंस उतने ही नंबर ऑफ एनायंस. या तो ये कह सकते हो अगर ये कौन सा सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है. अगर ये नॉन आयनिक सब्सटेंस है तब तो कोई पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कोई चार्ज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर तो आपका क्रिस्टल कैसा है, न्यूट्रल काइंड ऑफ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि दो की केसेस में हम बात करते हैं. एक तो नॉन आयनिक स्पीशीज में, नॉन आयनिक स्पीशीज में, और एक हम बात कर सकते हैं आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर. तो नॉन आयनिक के केस में भी हम दो के बारे में बात करते हैं जो भी मैं आपको शो भी करूंगी, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल. एंड आयनिक में हम दो की बात करते हैं, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. अब आपको यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी समझनी है कि हालांकि इन दोनों का नेचर डिफरेंट है, ये नॉन आयनिक है, ये आयनिक है, बट स्टिल आप ये देखोगे वैकेंसी डिफेक्ट इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ शॉटकी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट. ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों समझ में आते हैं तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. द ओनली डिफरेंस इज दैट दीज आर आयनिक सब्सटेंसेस एंड दीज आर नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, एंड इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ क्रिस्टल. ठीक है, पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. इट विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल बिकॉज इट इज अ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. इस डिफेक्ट के आ जाने से चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. क्लियर? तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं. सो दिस वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, तो देखो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा था कि ये सबसे पहली बात ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ जो भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर ना तो कोई प्लस चार्ज है ना इन पे कोई नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में आप क्या देखते हो कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक ही तरह के पार्टिकल जितने भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस पोजीशन पे, यहाँ से भी एक पार्टिकल गया, यहाँ से भी एक पार्टिकल गया, आपने ये चीज देखी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इस पूरे मॉलिक्यूल, इस पूरे क्रिस्टल पे कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? क्योंकि इसके खुद के हर एक पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं है, ना वो कैटायन है ना वो एनायन है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है दैट दिस इज बीइंग प्रेजेंट इन द नॉन आयनिक सॉलिड्स. ठीक है, ये कहाँ होता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है. अब इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहते हैं? वैकेंसी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि किसी न किसी वजह से जब आपने मान लो हीटिंग की, इस क्रिस्टल को आपने हीट किया, तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े से लूजली बाउंडेड थे, तो वो अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर निकल गए आउट ऑफ द क्रिस्टल. ठीक है, वो अपने क्रिस्टल से बाहर चले गए, अपने बाउंड्री से वो बाहर चले गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनकी पोजिशन पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज द वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप क्या देख रहे हो कि किसी न किसी डिस्टर्बेंस की वजह से या हीटिंग की वजह से थोड़ा बहुत अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं प्रेशर टेम्परेचर में, इनकी वजह से कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी और पोजीशन से उठकर इंटरस्टिशियल साइड पर आ गए. ठीक है, कहां पर आ गए? इंटरस्टिशियल साइड पे. अब ये देखो, ये एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं थी, यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए थी किसी पार्टिकल की, बट ये एडिशनली यहाँ पर आके बैठ गया. इसी तरह से कोई और पार्टिकल कहीं और से आके अपनी पोजीशन से उठ के वो यहाँ पे आके बैठ गया, और हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपनी कहीं पोजिशन पे एक वैकेंसी क्रिएट की हो. राइट, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इस सिनेरियो में विल बी कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब यहाँ पे सिंपली आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं, या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है, या तो ये पूछ लिया जाता है किन कंडीशंस में देखने को मिलते हैं. तो मैंने आपसे बताया कि जैसे वैकेंसी डिफेक्ट इज बीन ऑब्जर्व्ड कॉमनली व्हेन द क्रिस्टल इज बीन हीटेड, ऐसा हो जाता है नॉर्मली. ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बेस्ड ऑन डेंसिटी. क्या होगा इनकी डेंसिटीज को?
ठीक है, इफ देयर इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि पार्टिकल्स एक्चुअली यहाँ पे दो और होने चाहिए था, लेकिन उन दोनों की जगह पे अब एक एम्प्टी सिनेरियो क्रिएट हो गया है। सो ऑफ कोर्स अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, लेकिन मास यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इज बेसिकली डिक्रीज्ड, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उतना ही है, बट मास यहाँ पे डिक्रीज हो गया ड्यू टू द वैकेंसी, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर चले गए। सो दिस इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दिस केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी उससे डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर यहाँ हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आप क्या देख रहे हो, डेंसिटी हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर जैसे ये वाली पोजीशन है तो इसमें तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं और से पार्टिकल्स इधर आके बैठ गए। बट कई बार क्या होता है ना कि पार्टिकल्स खुद अपनी पोजीशन छोड़कर भी किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं, तो उस केस में आप कहोगे कि डेंसिटी इज स्टिल द सेम। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। अगर मान लो यहां से एक पार्टिकल उठ के इस इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया तो डेंसिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, और यहाँ पे डेंसिटी हर केस में डिक्रीज ही होगी। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, स्टोइशियम आयनिक डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सो शॉर्टकी डिफेक्ट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर भी क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में आप देखते हो कि यहाँ पे कोई आयन, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन होता है, कैटायंस ही होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। क्लियर? तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं विद सम डायग्राम। तो ये है आपका फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया शॉर्टकी डिफेक्ट में आप कुछ ना कुछ वैकेंसी होते हुए देखोगे, और यहां पे आप क्या देखोगे, कुछ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट काइंड ऑफ देखोगे। बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट दिस इज बीन सीन इन द आयनिक सॉलिड्स। और आप वो देख भी रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप जो पार्टिकल्स हैं उनमें प्लस और माइनस साइन दे रखा है, यानी कि कुछ कैटायंस प्रेजेंट है, कुछ एनायंस प्रेजेंट है। अब अगर सबसे पहले अपन शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट में जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल्स अपनी प्लेस से गायब हैं। इसी तरह से इसी टाइप की वैकेंसी हमें यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, और यहाँ पे भी दिख रही है। बट आपको जो ध्यान से देखनी है यहाँ पे चीज, वो ये कि यहाँ पे माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लस यानी कोई कैटायन एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे कोई एनायन एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे कोई एनायन एक्सपेक्टेड था, और यहाँ पे कोई कैटायन एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब यहाँ से दो कैटायंस अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, और दो एनायंस अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, यानी कि जितने कैटायंस यहाँ से रिमूव हुए उतने ही वहां से एनायंस भी रिमूव हो गए। इसका मतलब अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रिस्टल लैटिस न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, अगर कोई भी एक मेटल या फिर कोई एनायन यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होता तो चार्ज की पॉसिबिलिटी होती है। बट क्योंकि दोनों बराबर ही बाहर निकले हैं, दोनों ने बराबर वैकेंसी क्रिएट की है, सो दैट इज व्हाई वी विल से दैट स्टिल दिस क्रिस्टल लैटिस इज कंप्लीटली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। और हमें पता है कि हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल ही होना चाहिए, है ना। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि हम पढ़ी किसको रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को। तो यहां से जितने कैटायंस निकले, ये देखो ये कैटायंस हैं, और उतने ही यहाँ पे एनायंस निकले। क्लियर? पर यहाँ पे अगर हम इंटरस्टिशियल साइट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती हुई हमें दिख रही है, बट ये वैकेंट जो पार्टिकल है, यानी ये जो कैटायन है, ये अपनी पोजीशन से उठकर कहाँ चला गया, इस पोजीशन पे, यानी किसी इंटरस्टिशियल साइट पे। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पर ये होगा किसके अंदर, जिसमें कैटायंस अपनी पोजीशन छोड़ के जाएंगे। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या हमेशा कैटायंस? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैटायंस ही अपनी पोजीशन छोड़ के जाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इंटरस्टिशियल साइट कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता, क्योंकि वो क्लोज पैकिंग के बीच का कुछ खाली वॉइड स्पेस होता है। अब वो स्पेस बहुत छोटा होता है, तो कोई ऐसा ही पार्टिकल वहां पे आ सकता है जिसकी खुद की साइज कम होती हो। एंड इन जनरल वी हैव सीन दैट कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू द एनायंस विद व्हिच दे फॉर्म अ बॉन्ड। क्लियर?
तो इस वजह से अधिकतर केसेस में केटायन से इस पोजीशन पे आके बैठते हैं। सो दिस इज नोन एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे ये। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले बात डेंसिटी को लेकर। तो अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो आप खुद बताओ डेंसिटी में क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर इधर चला गया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे आप अपने रूम से उठकर कहाँ चले गए, किसी अपने ही घर के दूसरे रूम में चले गए, बट स्टिल आप हो तो अपने ही घर में। तो आपका जो भी डेंसिटी होगी, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा डेंसिटी में इनटू योर होम विल स्टिल बी द सेम, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डेंसिटी इस केस में कैसी रहती है, सेम ही रहती है। और यहाँ की अगर हम बात करें शॉर्टकट इफेक्ट की, तो यहाँ पे एंटायरली दो केटायंस और एनायंस अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और जा चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इसके लिए। दूसरी बात किस तरह के केटायंस और एनायंस के अंदर आपको फ्रैंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट तो उस केस में देखने को मिलता है जहां पे कि एनायंस की साइज बहुत बड़ी हो और केटायंस की साइज बहुत छोटी हो, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं जो केटायंस और एनायंस की साइज में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो। अब ऐसा क्यों, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो एनायंस की साइज अगर बहुत ज्यादा होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब एनायन की साइज बहुत ज्यादा है तो वहां पे जो वॉइड स्पेस होगा वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ऐसे केस में चांसेस हैं कि एक छोटा केटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाए, उस वेकेंट वॉइड स्पेस में चला जाए। क्लियर? तो इस वजह से ये हम लोग यहां पे देखते हैं। तो मैं यहां पे लिख देती हूं साइज डिफरेंस कैसा है, साइज डिफरेंस इज हाई, ठीक है। किसके, ऑब्वियसली केटायंस और एनायंस के अंदर, है ना, ये तो समझ ही जाओगे। हम किसके साइज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, केटायंस और एनायंस के। तो इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो केटायन जा रहा है तो साथ साथ में एनायन भी जा रहा है। तो जनरली ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की साइज कैसी होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिमिलर साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है AgBr को लेकर, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो वैकेंसी डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो करता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड कुछ और एग्जांपल्स अगर हम कहें, कॉमन एग्जांपल्स, सो जिंक सल्फाइड आल्सो शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि जिंक हो गया, सिल्वर हो गई, उनकी साइज कंपैरेटिवली छोटी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे AgCl का भी एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन आल्सो राइट AgCl। तो क्योंकि Ag की साइज जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, AgI यू कैन टेक। तो ये सब के सब क्या शो करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। और अगर हम शॉर्टकट डिफेक्ट की बात करें तो उनकी ऑलमोस्ट साइज कैसी होती है, बराबर सी होती है। सो लाइक यू कैन टेक NaCl, ठीक है। तो वो क्या शो करेगा, शॉर्टकट इफेक्ट। बट आपको ये खास याद रखना है AgBr दैट इट शोज बोथ द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इनको लेकर। और यहाँ पे हमने बात करी ली, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट इन्वॉल्व होती है जबकि यहाँ पे वैकेंसी इन्वॉल्व होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और बहुत बार नॉर्मली क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्लियर? ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू the next defect, which is what, non-stoichiometric defect। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है कि केटायंस और एनायंस के नंबर्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ केटायंस में लिखूं, सो इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। जैसे कि हम शॉर्टकट डिफेक्ट में बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टकट डिफेक्ट। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में हम क्या कह रहे थे कि अगर आपके केटायंस और एनायंस के नंबर का रेशियो हम देखें तो यहाँ पे अगर 100:100 था, तो ऐसा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम नहीं देखेंगे। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि केटायंस और एनायंस का रेशियो कुछ ऐसा हो, 99:100 हो, या फिर हो सकता है ये 100:99 हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप ये देख सकते हो ऐसा कुछ भी रेशियो यहाँ पे पॉसिबल है। बट या तो केटायन ज्यादा होगा या एनायन ज्यादा होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट वन, ठीक है,
जिसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस। अब मेटल एक्सिस में भी हम दो कंडीशंस ले रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट में किसके लिए बात कर लेते हैं, अगर एनायन वैकेंसी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनायन वैकेंसी, तब भी मेटल एक्सेस हो सकता है। और दूसरा कब हो सकता है, अगर आपका मेटल इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए, मेटल ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले हम लोग एनायन वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। एनायन वैकेंसी, क्लियर। तो देखो, जैसे एनायन वैकेंसी में हम एग्जांपल अगर NaCl का ले लें, ठीक है। सो लाइक इफ यू हैव Na+, कुछ मैं यहाँ पे Na+ ड्रॉ कर देती हूँ, Na+। अब क्योंकि मैंने कहा है कि क्रिस्टल किसका है, NaCl का है, तो उसका मतलब यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे। सो इफ दिस इज Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एक NaCl का क्रिस्टल। अब क्या होता है जब इस क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर्स इसके ऊपर से पास करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब सोडियम के वेपर्स को इनके ऊपर से पास करते हैं तो कुछ देखने को, कुछ हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। तो मैं ऐसा कुछ शो कर देती हूँ कि हमने यहाँ से क्या पास ऑन किया, हमने यहाँ से सोडियम के वेपर्स को जब इस क्रिस्टल के ऊपर से पास किया तो होता क्या है कि ये सोडियम है, सो सोडियम हैज द एफिनिटी फॉर Cl नेगेटिव आयन, तो वो क्या करता है कि अपने साथ में Cl नेगेटिव आयंस को ले जाता है, ठीक है। तो Na अपने साथ में Cl को लेकर चला जाता है। अब पीछे क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक काइंड ऑफ अ डिफेक्ट, लेकिन आप कभी भी चार्ज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि चार्ज तो क्रिस्टल के ऊपर बराबर ही होना चाहिए। हो सकता है कि नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आपके कम ज्यादा हो जाएं, बट पूरा ओवरऑल क्रिस्टल स्टिल इवन इफ इट इज अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दिस शुड बी व्हाट, न्यूट्रल। चार्ज में ये न्यूट्रल होना चाहिए, नंबर्स ऑफ केटायंस और एनायंस में ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब हम सोडियम वेपर्स को इसके ऊपर से पास ऑन करते हैं, सो वी सी कि यहां से Na+ और Cl नेगेटिव निकल जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाता है जो कौन सी साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, एक Cl नेगेटिव जो यहां से इसके साथ में गया है Na के साथ में, प्लस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्यूपाइज दिस साइड, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनकर आता है बाद में वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बना देती हूं एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी कि Cl नेगेटिव के प्लेस पे अब हम क्या देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर इनिशियली सिचुएशन क्या थी, हम पहले इनिशियल सिचुएशन की बात करते हैं, तो वहां पे Na+ और Cl नेगेटिव का अगर मैं रेशो देखूं तो पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो Na+ आयंस तो मेरे पास 8 थे और Cl नेगेटिव भी 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि इनिशियली वो कैसा था, 8 था, ठीक है, मतलब बराबर था, न्यूट्रल था। लेकिन जब हमने इसके ऊपर से Na के वेपर्स को इसके ऊपर से ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि एक Cl नेगेटिव की जगह पे अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो जाएगी, Na+ और Cl नेगेटिव। Na+ के आयंस तो अब भी 8 के 8 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, 7 ही क्लोराइड के आयंस आ गए, प्लस वहां पे क्लोराइड की जगह पे उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव गॉट एन इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर डिफरेंट। और अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे एक क्लोराइड के कम हो जाने से ये क्या हो गया, मेटल का एक्सेस हो गया,
ठीक है, मेटल का क्या हो गया, एक्सेस हो गया। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो इलेक्ट्रॉन हैज अ टेंडेंसी टू एक्साइट फ्रॉम द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट। थोड़ी सी भी इसको एनर्जी मिलेगी, इवन जो विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है ये उसको भी ग्रैब करके हायर ट्रांजिशन स्टेट में जा सकता है, और हायर ट्रांजिशन स्टेट में जाने से, इस टाइप के ट्रांजिशन होने से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने से जो डेवलप होता है वो है कलर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप देखते हो कि जो सोडियम क्लोराइड जनरली व्हाइट कलर का होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से कैसा हो जाता है, कलर्ड। और कौन से कलर का हो जाता है, इट इम्पार्ट्स येलो कलर। ठीक है, तो आपने कई बार देखा भी होगा कि हमारे घर में जो सॉल्ट्स रखे होते हैं, कॉमन सॉल्ट रखा होता है, तो वो कुछ टाइम बाद में ज्यादा एक्सपोजर रहे तो फिर वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का होने लग जाता है। सो दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद में इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन साइट होती है ना, जो ये जिस पोजिशन पे आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, सो दिस इज वॉट वी कॉल एज द एफ सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्बन सेंटर या फिर एफ सेंटर, इस साइड को कहते हैं। इसकी वजह से कलर इंपार्ट होता है, और क्योंकि अब यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी का क्या होगा, सो वेयरएवर देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज अ कंडक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, यानी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो गई, प्लस यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आ गई। इलेक्ट्रिकल क्या आ गई, कंडक्टिविटी भी आ गई। क्लियर, तो ये सब चीजें हमें कुछ देखने को मिलती हैं, जो हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि अब एक क्लोराइड आयन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस आप क्या देख रहे हो कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज अब इस सॉल्ट के अंदर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एनायन वैकेंसी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो NaCl की अगर हम बात करें तो वो येलो कलर का हो जाता है। यहीं पे अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से क्या हो जाता है, पिंक कलर का, और KCl की बात करें सो दैट बिकम्स वॉयलेट इन कलर। क्लियर। दूसरी हम बात कर लेते हैं, मेटल ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है इन मेटल एक्सेस, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन स्टोइशियो की बात कर रहे हैं। इसमें भी किसकी, मेटल एक्सेस की, और जिसमें भी हम बात करने वाले हैं अगर मेटल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब इसमें हम जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है जिंक ऑक्साइड का। क्लियर, तो जब जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है उसमें भी हम जब जिंक के वेपर्स, जिंक की क्या करते हैं, हम जिंक के वेपर्स को पास ऑन करते हैं, तो एक्चुअली जो कुछ जिंक वेपर्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जिंक की साइज जो होती है वो काफी छोटी होती है, तो वो जो भी जिंक ऑक्साइड के यहाँ पे वॉइड स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसमें जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो जिंक फ्रॉम जिंक वेपर्स occupies the interstitial site। ठीक है, वो क्या करता है, एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जब एक इंटरस्टिशियल साइट किसने ऑक्यूपाई कर ली, जिंक ने कर ली, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि अगर पहले जो जिंक 2+ और O2 नेगेटिव का अगर पहले रेशियो कितना था, मान लो 6:6 था, तो आफ्टर दिस जिंक वेपर्स पास ऑन करने के बाद में वही रेशियो क्या हो जाता है, वही रेशियो क्या बन जाता है, क्योंकि एक अब एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट में भी आ गया, सो दिस बिकम्स 7:6। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक जिंक आयन जो है जिंक वेपर से वो आकर बैठ गया ऑन द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ दिस जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मेटल एक्सेस देखने को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयन इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, तो यहाँ पे भी आपको कंडक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर, सो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जो फार्बन सेंटर, एफ सेंटर जो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा था ड्यू टू एनायन वैकेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, अब थोड़ा सा इसको हम ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी की। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में अब हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी कब हो जाती है, क्लियर। सो अब है बात नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मेटल एक्सेस को हमने डिस्कस कर लिया।
नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी। कुछ क्रिस्टल्स आपके ऐसे होते हैं जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे नेचुरली मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, जिसमें कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड का। जब आप क्रिस्टल बनाते हो तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ Fe2+ के आयंस होने चाहिए और उतने ही यहाँ पे O2 नेगेटिव के आयंस होने चाहिए, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो Fe2+ आयंस है ना, वो जितने कॉमनली अवेलेबल होते हैं आयरन के लिए, उतने ही कॉमनली आप Fe3+ आयंस को भी देखते हो। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि जब आप इस टाइप के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हो तो Fe2+ आयंस भी डेवलप हो और साथ साथ में Fe3+ आयंस भी डेवलप हो। तो बेसिकली Fe2+ के साथ साथ आपको कुछ Fe3+ के भी आयंस मिल सकते हैं और O2 नेगेटिव तो है ही है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसको समझे डायग्राम की हेल्प से, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे हमने बनाया Fe2+ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी चलो Fe2+ ले लिया, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो जिससे कि इनके नंबर्स हमेशा सेम रहें कैटायंस के और एनायंस के। तो ये तो एक्चुअल क्रिस्टल है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बनना चाहिए था क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। बट एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि Fe2+ आयंस कभी कभी रिप्लेस हो जाते हैं Fe3+ आयन से। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2+ चार्ज है। अगर एक भी Fe3+ का आयन आ जाएगा, एक Fe3+ आयन का आने का मतलब है, देखो एक है Fe2+, एक है Fe3+, यानी कि अगर एक Fe3+ आता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। अगर मैं इसको बोल दूं 2 Fe3+ आयंस आते हैं, तो 2 Fe3+ आयंस की वजह से कितना चार्ज आ रहा है, +6 चार्ज। तो +6 चार्ज ही वहां से रिमूव होना चाहिए, यानी कि 3 Fe2+ आयंस यहां से रिमूव होने चाहिए। जब 3 Fe2+ आयंस रिमूव होंगे तब आपके 2 Fe3+ आएंगे, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल पूरा क्रिस्टल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी, हम ये देखते हैं कि अगर मान लो ये अपनी पोजीशन से चला गया, ठीक है, Fe2+ कितने जाने चाहिए, 3 जाने चाहिए। तो ये 3 अगर यहां से चले गए तो इन 3 की जगह पे 2 Fe3+ आयंस आ जाते हैं। मान लो एक Fe3+ यहां पे आ गया, एक Fe3+ यहां पे आ गया, तो जिसकी वजह से पूरे क्रिस्टल का चार्ज तो अभी भी सेम है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे डिफेक्ट टाइप का देखने को आपको मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मेटल डेफिशिएंसी, बिकॉज द नंबर ऑफ मेटल्स नाउ इन कंपैरिजन टू O2 नेगेटिव आर बेसिकली डिक्रीज्ड। हमेशा बात किसकी होगी, नंबर्स की होगी, चार्ज की नहीं होगी। चार्ज शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल, ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, बट नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, Fe2+। अब अगर हम बात करें इसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो अब Fe2+ आपके कितने हैं, 1 2 3, ओके, 4 एंड 5, तो ये तो हो गए आपके 5। Fe3+ की अगर हम बात करें तो वो अब कितने प्रेजेंट हैं, तो Fe3+ तो 2 ही हैं हमारे पास। और O2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो उनको तो हमने कहीं टच ही नहीं किया, सो दे आर ऑल सेम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वो कितने हो गए, 7। सो दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज ऑल्सो 7, लेकिन अभी फर्क क्या आ गया कि एक वैकेंसी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, यानी कि जो नंबर्स हैं आयरन के वो अब कैसे हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। जो ओरिजिनली पहले कितने थे, 8 थे, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी। नाउ द लास्ट वन वी हैव इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्योर क्रिस्टल है, जो भी आपका प्योर क्रिस्टल है, उसमें आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दो। उसी इम्प्योरिटी को हम, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग भी कहते हैं, ठीक है। हम वहां पे डोपिंग करा दें तो उससे हमें क्या मिल जाए, एक इम्प्योर क्रिस्टल मिल जाए, ठीक है, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है,
सिलिकॉन, हमें पता है कि जो सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये सब दे आर वेरी गुड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। बट अगर हम उनके अंदर किसी तरह की इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली हम उनको यूज कर सकें, वो इतनी कंडक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में दो पॉसिबिलिटीज हैं इम्प्योरिटीज ऐड करने की, कि हम यहाँ पे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दें। क्लियर? सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन विच इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टिंग मटीरियल, ये खुद भी सेमीकंडक्टिंग होता है, बट जितनी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है दिस इज नॉट ऑफ आवर प्रैक्टिकल यूज। उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जब आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है, एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है। और जब आप ग्रुप 15 को ऐड करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। दोनों ही केसेस में एक्स्ट्रा होल होने की वजह से भी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की भी वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि वो एक फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन है, एंड फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरे बॉन्ड में जाएगा, दूसरे बॉन्ड को तोड़ के तीसरे बॉन्ड में जाएगा, तो हमेशा क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा विच विल इम्पार्ट द कंडक्टिविटी इनटू द क्रिस्टल। और दूसरी अगर हम बात करें एक्स्ट्रा होल की, तो एक्स्ट्रा होल है यानी कि वहां पे एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, तो वो बॉन्ड अपने आप को कंप्लीट करने के लिए दूसरे बॉन्ड्स को तोड़ेगा। इस तरह से वहां पे एक ट्रांसफर और आप कह सकते हो कि एक फ्लो ऑफ होल होगा, और कुछ भी किसी भी तरह का फ्लो, चाहे वो होल का हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो, इवेंचुअली इट गिव्स आउट द कंडक्टिविटी इनटू द सेल। तो ये दोनों ही केसेस में इस तरह का जो सेल होता है, इस तरह का जो क्रिस्टल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी टाइप का मतलब हो गया होल की वजह से, पी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दोनों ही केसेस में आप क्या देखोगे कि जो फाइनल कंडक्टिविटी है उस सेमीकंडक्टर की वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर आप NaCl की बात करो तो NaCl के क्रिस्टल में हम क्या कर देते हैं, कई बार स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब आपको पता है कि NaCl में Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सिंगल प्लस चार्ज, और इसके ऊपर स्ट्रोंशियम के ऊपर कितना होता है, 2 प्लस चार्ज। तो यानी 2 Na+ की जगह पे एक स्ट्रोंशियम आ जाता है, जिसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है। ओके, और वही होल जो है वो उसकी कंडक्टिविटी में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कुछ भी करके आप इम्प्योरिटी क्रिएट करो। इज दिस क्लियर? तो ये हमने देखा। नाउ आफ्टर दिस, ये तो हो गई बात किसकी, आपके डिफेक्ट्स की। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक, अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि सॉलिड से रिलेटेड हमें देखने हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के हो सकते हैं या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर के या फिर डायमैग्नेटिक नेचर के हो सकते हैं। बट सॉलिड्स के अंदर 3 और पॉसिबिलिटीज होती हैं मैग्नेटिज्म की, जो कि देखने को मिली हैं। सो व्हाट आर दोस? तो टोटल, ये इन टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। सो द सब्सटेंस कुड बी पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक हो सकता है, या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम देखते हैं किसके अंदर, प्रेफरेंशियली इन द सॉलिड मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। एंड जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हैं, जब आप उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, टूवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये किसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम देखते हैं।
तो किसी भी स्पीशीज में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब आपको पैरामैग्नेटिक, ये किस में हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके वो होते हैं जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने की, तो वो उसको बल्कि वो रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक के अंदर आप देखोगे कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी अट्रैक्टिव मतलब कोई मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली म्यू फॉर देम इज एक्चुअली इक्वल टू 0, यानी कि कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। अब ये फेरो, फेरी और एंटी फेरो मैग्नेटिक क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर कौन प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये जितने भी एटम्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकते हैं, एक तो होता है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करें और होता है कि वो अपनी ही जगह पे रोटेट करें, स्पिन करें। इन दोनों ही रोटेशंस की वजह से वहां पे कुछ मैग्नेटिक चार्ज डेवलप, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है। तो वैसे तो हर इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही है मैग्नेटिक बिहेवियर में, बट जब हम उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डाइपोल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है तो जितने भी डाइपोल्स हैं, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन डाइपोल्स हैं, सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो पहले सिचुएशन क्या थी कि ये सब, ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल है, इलेक्ट्रॉन डाइपोल, ये सब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डाइपोल्स हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड हैं। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर हम उसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से सभी के सभी अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएं, ओरिएंट हो जाएं, यानी कि सबके सब मान लो कि एक ही तरफ, कोई भी एक तरफ आप दिखा दो, इस तरह से ओरिएंट हो जाएं, तो आप क्या देख रहे हो कि अब सारा का सारा जो चार्ज है वो एक डायरेक्शन में जा चुका है। ठीक है, एक बहुत अच्छा डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह का जब ओरिएंटेशन हो जाता है ना तो उसको हम कहते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक स्पीशीज में होता है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे बन जाता है कि इवन अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दो, ठीक है, सर्किट से हटा दो, स्टिल वहां पे डाइपोल बना रहेगा। सो दे आर ऑल्सो द परमानेंट मैग्नेट्स। आप उनसे परमानेंट मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हो जैसा कि हम आयरन में करते हैं। ठीक है, सो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अगर कुछ डाइपोल्स तो एक डायरेक्शन में क्रिएट हो जाए और कुछ डाइपोल्स क्रिएट ना हो, मतलब कि कुछ भी रैंडम नंबर्स में। तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ भी रैंडम लेकिन वो बराबर नंबर्स में ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में ना हो, तो इन दैट केस जो हमारे पास बनता है वो है फेरीमैग्नेटिक, वो फेरीमैग्नेटिक स्पीशीज में देखने को मिलता है। और इस तरह के ये जो होते हैं आपके परमानेंट डाइपोल्स तो नहीं होते, तो जैसे ही आप उसको सर्किट से हटाओगे तो वो फिर से डिसोरिएंट हो जाएंगे और रैंडमली अपनी पोजिशंस गेन कर लेंगे। क्लियर? तो ये आपके उतने अच्छे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं होते। देन कमिंग ऑन टू एंटी फेरोमैग्नेटिक, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इसमें कुछ डाइपोल, जितने डाइपोल्स एक डायरेक्शन में हैं उतने ही डाइपोल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसमें होता यह है कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डाइपोल्स अपने ही जो क्रिएट किए हुए चार्जेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेते हैं एंड फाइनली इन द होल सिस्टम वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अ डाइपोल या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर? तो इनके लिए आप कह सकते हो कि इनके लिए भी म्यू की वैल्यू कैसी होती है, 0। बट यहाँ पे म्यू की सर्टेन वैल्यू होती है और यहाँ पे म्यू की कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू तो होती है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ऑफ कोर्स दीज आर द बेस्ट मैग्नेट्स, देन दिस वन एंड देन दिस वन। ठीक है, हम बात करें अगर एंटी फेरो और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ हमारी मैग्नेटिक बिहेवियर्स हो गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड्स के अंदर। देन हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो हम यहाँ पे 3 तरह के जनरली सॉलिड्स देखते हैं। कौन कौन से, हम सब पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। कौन कौन होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। क्लियर? तो हमें पता है कि जो
इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स, या फिर इनकी कंडक्टिविटी होती भी है तो बहुत कम होती है, सो दीज आर बैड कंडक्टर्स, और नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है, सो दीज आर नॉट कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। अगर इनकी हम बात करें सो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, यानी कि दीज आर गुड कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी इनकी अच्छी खासी होती है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो इनकी सो मतलब मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, आप मॉडरेट कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें एक्चुअल रेंज के टर्म्स में तो हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, दे हैव द रेंज ऑफ 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ रेंज होती है कंडक्टर्स की, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव है, काफी बड़ी वैल्यू है, सो यस कंडक्टर्स आर वेरी गुड कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। सेमी कंडक्टिंग की अगर हम बात करें सो देयर रेंज फॉल्स फ्रॉम 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की, जो ऑब्वियसली कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम है। देन फाइनली हम इंसुलेटर्स की बात करें सो दीज आर वेरी बैड कंडक्टर्स, और ये फॉल करते हैं इन द रेंज ऑफ 10 to the power -6 to 10 to the power 20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये कुछ इनका रेंज होता है जो कि आप चाहे तो ध्यान रख सकते हो, बट हमें पता है कि क्यों होता है। अब ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं? वाई कंडक्टर्स आर सो गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स आर नॉट सो गुड कंडक्टर्स, एंड सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंसेज आर मॉडरेट? So the reason is being given by a very famous theory known as the band theory, ठीक है। तो हम band theory से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। So क्या कहा था बैंड थ्योरी ने? तो बैंड थ्योरी ने एक्चुअली ये कहा था, ठीक है, उसने ये समझाने की कोशिश की थी कि कंडक्टर्स अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल्स क्यों होते हैं और इंसुलेटर्स क्यों नहीं होते हैं, और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का क्या बिहेवियर होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि ये कोई एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये जो शेल है जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, राइट? ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये एक एक्साइटेड, मतलब ये एटम का पार्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ और भी इमेजिनरी वहां पे पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये जो स्टेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। आप इसको वैलेंस शेल बोलते हो, आप इस केस में जब हम बैंड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम इन्हीं को ही बैंड बोल सकते हैं। तो ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो जो भी हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दे ऑल लाई इन द वैलेंस बैंड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में या वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं। जब भी वो कंडक्टिंग, कब हम कहेंगे कि वो एक कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे? अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्री फ्लोइंग है, बहुत इजीली वो फ्लो कर पा रहे हैं फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी कि उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो कितना इजीली फ्लो कर सकें फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड टू देयर कंडक्शन बैंड। बेस्ड ऑन दैट वी क्लासिफाई देम एज द इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि ईज ऑफ फ्लो कितना है इन बिटवीन द वैलेंस बैंड टू दैट ऑफ द कंडक्शन बैंड विद द हेल्प फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने बैंड थ्योरी को समझाया। क्लियर? तो उन्होंने ये चीज कही कि ये जो गैप होता है, दिस गैप, ठीक है, ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप अब तो आप समझ ही गए होंगे, जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर पाएंगे। इसका मतलब वो उतने अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल्स होंगे क्योंकि वो इजीली फ्लो कर पाएंगे। वो इस जेड इफेक्टिव से, जो जेड इफेक्टिव वो फेस कर रहे हैं वैलेंस बैंड में होने की वजह से, वो उनका और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर फ्री फ्लोइंग टेंडेंसी विल इंक्रीज इवन मोर। क्लियर? तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो फॉरबिडन गैप कम होना चाहिए फॉर बीइंग अ गुड कंडक्टर। तो ये जो फॉरबिडन गैप है, दिस इज बीइंग सीन टू बी इक्वल टू 0। ओके, अगर ये फॉरबिडन गैप बिल्कुल 0 होता है, यानी कि गैप है ही नहीं बल्कि और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ में ओवरलैप्ड हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि उनको हम
वो कंडक्टिंग जो मटेरियल्स होते हैं ना, या जो हमारे कंडक्टर्स हैं, हम उनको कह देते हैं कंडक्टर्स इफ द फॉरबिडन गैप इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर यही गैप जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप अगर होता है, सो वो इस गैप को कभी भी, इस गैप को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जंप नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते, सो सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज इंसुलेटर्स। बट ये गैप अगर लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सो इन दैट केस दे बिहेव लाइक सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सो दे बिहेव लाइक सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है? तो ये बातें कुछ किसने बताई थी? बैंड थ्योरी में बताई गई थी। अब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सो दीज आर व्हाट मेटल्स, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स की जगह पे आप इसको कंडक्टर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। देन दीज आर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ये है इनका, ये जो आप देख रहे हो, सो दिस इज बेसिकली, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज व्हाट? कंडक्शन बैंड। तो आप क्या देख रहे हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप्ड हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए उस वाले यहां से यहां पे जंप करना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी रेंज क्या बताई थी, आपको ध्यान होगा। सो द रेंज इज बेसिकली 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7। कंडक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सो कंडक्टिविटी की रेंज हमने क्या देखी थी? ओके, सो दिस इज 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हम लोगों ने देखा था इनकी कंडक्टिविटी। सो दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। यहीं पे अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, सो देयर इज अ वेरी लार्ज फॉरबिडन जोन, या फिर काफी बड़ा एक एनर्जी गैप है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप या क्रॉस ओवर नहीं कर पाते। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है एंड दिस फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -20। इतनी कम इनकी कंडक्टिविटीज देखने को मिलती है। देन फाइनली कमिंग ऑन टू सेमीकंडक्टर्स, दिस इज इन बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस देयर इज सर्टेन गैप, ठीक है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो गैप है वो जनरली लेसर देन दैट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कभी कभी सिमिलर टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, and that is why they are better conductor than that of insulators। और ये fall करते हैं in the range of 10 to the power -6 okay to 10 to the power 4। ये इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है। क्लियर है? तो ये हमने बैंड थ्योरी में देखा। नाउ ओके, ये तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक सिंपल सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एन टाइप यानी कि हमने आर्सेनिक को ऐड किया, विच बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 15। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। दिस इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन ब्रेकिंग द न्यू दीज ओल्ड बॉन्ड्स एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर एंड देयर इन द होल क्रिस्टल। क्लियर? तो यहाँ पे मोबाइल इस इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से आप क्या देखते हो कि कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, सो बेसिकली देयर इज अ होल। तो ये होल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट होता रहेगा एंड बिकॉज ऑफ विच वी विल बी सीइंग देयर इज अ फ्लो ऑफ होल। सो दिस इज व्हाट दिस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस होल क्रिस्टल लैटिस। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस तो करने की जरूरत नहीं है, बट यस वी कैन टॉक अबाउट इट लिटिल मोर। सो दैट इज व्हाट? ब्रैग्स इक्वेशन। ये बस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो ब्रैग इक्वेशन इज बेसिकली n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर बेसिकली बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पे कौन प्रेजेंट है? पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, पूरा क्रिस्टल तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर उस क्रिस्टल लैटिस में अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं उनका रेडियस क्या है, या बेसिकली मैं कह दूं कि वो कौन सा एटम है, अगर हमें नेचर को फाइंड आउट करना है, या हमें ये पता करना है कि ये जो दो लेयर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, या कुछ भी हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है इस लैटिस के अंदर, देन वी टेक द हेल्प ऑफ द ब्रैग्स इक्वेशन, जहां से हम इस डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन
डू इज हम इस d को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस d की हेल्प से हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट जनरली d इज इक्वल टू 2r। हालांकि डिफरेंट क्रिस्टल्स में हमने देखा था दिस कैन वेरी, ठीक है। और अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, तो भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट स्टिल वी कैन हैव सम अप्रॉक्सीमेट आइडिया। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नो द बिहेवियर ऑफ or the physical structure of a certain kind of a crystal lattice. Clear? So this is what we call as the Bragg's equation. So आज के जितने भी टॉपिक थे, with this particular topic the whole chapter is complete. हमने सब कुछ एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, but now we have certain questions जिनको कि हम कवर कर लेते हैं. So with that the chapter will be finished. Clear? So what type of defect can arise when a solid is heated? ठीक है, हमने देखा था कि अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, ठीक है, इन्होंने आपके सामने कुछ नहीं बताया कि वो आयनिक नॉन आयनिक क्या है, बट हमने देखा था कि जो आपके वैकेंसी डिफेक्ट थे, ठीक है, वहां पे हम बेसिकली क्रिस्टल को क्या किया करते थे, हीट करते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट। क्या देखेंगे हम कि वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, और वैकेंसी डिफेक्ट आपको याद होगा कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ द क्रिस्टल। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे? जब वैकेंसी हो रही है यानी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, लेकिन मास क्या हो चुका है, पहले से कम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट से बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और जहां न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, वो प्रीवियस क्लास में से थे। सो व्हाट टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय? देखो जिंक सल्फाइड का ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल लिया था। सो दिस इज बीन सीन टू बी प्रेजेंट बीन टू शो द फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, जिंक सल्फाइड के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। एंड AgBr की अगर बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ शॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जिंक सल्फाइड में क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिंक काफी छोटा होता है साइज में इन कंपैरिजन टू सल्फर, और यही हमने एक कंडीशन भी देखी थी फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, दैट द साइज ऑफ द केटायंस एंड एनायंस आर वेरी डिफरेंट, बहुत कम ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ionic solids which have anionic vacancies due to metal excess defect develop color. Explain with the help of a suitable example. देखो ionic anionic vacancies किसकी बात हो रही है? ionic solids की anionic vacancies की आपको ध्यान हो, और कौन से डिफेक्ट में? metal excess defect में। सब कुछ तो इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल देखा था, कौन सा? NaCl का। तो उस NaCl में मैंने आपको बताया था कि जब NaCl के किसी क्रिस्टल के ऊपर से हम Na वेपर्स को पास करते हैं, Na वेपर्स को पास करते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलता है कि वहां पे कुछ Cl का अमाउंट कम हो चुका होता है, और उसमें Cl नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर लेता है? इलेक्ट्रॉन उसको रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। तो ये उसी की बात हो रही है। सो इट डेवलप्स अ कलर। सो व्हाई दिस कलर इज बीन ऑब्जर्व? तो बेसिकली जो Cl नेगेटिव की जगह पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री, राइट। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, अगर ये ग्राउंड स्टेट पे है अभी इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्साइटेड स्टेट पे इजीली जा सकता है बाय टेकिंग सम एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट। तो इसने कुछ एनर्जी गेन की, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया? एक्साइटेड साइट पे। तो इस तरह के जब भी ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से कुछ एनर्जी गेन करके ऊपर के साइड में जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेवलेंथ चेंज होने से, एनर्जी चेंज होने से कलर इम्पार्ट हो जाता है क्रिस्टल्स के अंदर। ये बहुत एक कॉमन बिहेवियर है जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और भी ज्यादा पढ़ोगे। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? NaCl एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर आप LiCl का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप KCl का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो उसी तरह से आपको एग्जाम्पल इनके लेने हैं। Then the next one is what type of substance would make better permanent magnets? फेरोमैग्नेट और फेरीमैग्नेट। तो देखो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर में हमने क्या देखा था कि जब हम इनको सर्किट से ज्वाइन करते हैं, सो ऑल द पार्टिकल्स ओरिएंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सबका ओरिएंटेशन होगा। जबकि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमने देखा था
कुछ तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे और कुछ होंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ऑल्दो उनका जो नंबर है ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो सेम नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप तो होगा, ठीक है, कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज मैक्सिमम होगी। सो ऑब्वियसली μ1 विल ऑलवेज बी लेसर देन दैट ऑफ μ2। अब क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा बेटर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, है ना, कि कौन ज्यादा बेटर परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करेगा। ये इतना ज्यादा परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करता है कि इवन दो जब हम इसको सर्किट से अलग कर देते हैं, स्टिल देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक बिहेवियर, एंड दिस इज वेरी कॉमनली सीन इन आयरन। ठीक है, आयरन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। क्लियर? तो यहाँ पे आप आयरन से परमानेंट मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज एनालिसिस शोज दैट द निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, Ni 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00, ठीक है, कुछ इस तरह से है, आप इसको इस तरह से लिख लेना, ये वो चीज है। What fraction of nickel exists as Ni2+ and Ni3+? तो आपको ये बताना है कितना Ni2+ होगा, कितना Ni3+। मैंने आपसे ये कहा था कि चाहे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, चाहे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द न्यूट्रलिटी। आपका क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑल्दो द नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस कैन बी मोर और लेस। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे 2+ भी हो सकता है और 3+ भी हो सकता है। हमें इनका फ्रैक्शन बताना है कि कितना Ni3+ है और कितना Ni2+ है, बट दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो मैं क्या कह सकती हूं कि Ni इज एक्चुअली 98%, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 100%। क्लियर? या फिर हम इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो टोटल अगर मॉलिक्यूल्स मेरे 100 होते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 × 100, राइट? तो -200 हमारा टोटल चार्ज हो गया। मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ऑल्दो माइनस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। इसी तरह जो निकल है, चाहे वो Ni2+ हो चाहे Ni3+ हो, चार्ज कितना होना चाहिए निकल का, टोटल चार्ज दैट शुड ऑलवेज बी +200। ठीक है, पर ये Ni2+ से भी चार्ज आ सकता है और Ni3+ से भी चार्ज आ सकता है। अब Ni2+ को अगर मैं x मान लेती हूँ तो Ni3+ क्या हो जाएगा, तो Ni3 हमें टोटल Ni के एटम्स, चाहे वो Ni2+ हो चाहे Ni3+, दैट इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 98 - x। क्लियर है? बस इतनी कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो बाकी का पार्ट बहुत सिंपल है। तो अब देखो Ni2+ की वजह से कितना चार्ज आएगा यहाँ पे, 2x। x तो नंबर ऑफ Ni2+ आयंस हो गए और टोटल चार्ज उनकी वजह से 2x हो गया, प्लस इससे चार्ज कितना हुआ, 3 इंटू कितने पार्टिकल्स हैं, 98 - x। क्लियर? और जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल है, 200 के, बिकॉज O2 नेगेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, दिस इज इक्वल टू 200। क्लियर? तो अब बस आप इनको यहां से पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, जो भी x की वैल्यू आएगी दैट वुड बी द नंबर ऑफ Ni2+ आयंस, और जो भी 98 - x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द नंबर ऑफ Ni3+ आयंस। ठीक है, बस इतना सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, जो कि बहुत सिंपल भी है कैलकुलेशन। क्लियर? देन द फाइनल क्वेश्चन इज, if NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, इस एग्जाम्पल के हमने डिस्कस भी किया था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10⁻³ mole% of SrCl2। NaCl को हमने इम्प्योर कर दिया या उसकी डोपिंग कर दी किसके साथ में, Sr2+ के साथ में। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी, तो हमें बताना है कि वहां पे केटायन वैकेंसी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। आप इसको खुद सोचो, अगर हम NaCl को लिखें तो NaCl कौन कौन से आयंस की वजह से बना होगा, Na+ और Cl- आयंस। SrCl2 की अगर हम बात करें तो किस किस से बना होगा, Sr2+ एंड 2 Cl- आयंस। हालांकि यहाँ पे हमें Cl- की तो कोई बात ही नहीं करनी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, लेकिन अगर हम इसकी डोपिंग Sr2+ से करवा देते हैं तो 2 Na+ आयंस को कौन रिप्लेस करेगा, 1 Sr2+। यानी कि हम ये लिख सकते हैं 2 Na+ जब हटेंगे, जब वो क्या होंगे, रिमूव होंगे, तो उसकी जगह पे 1 Sr2+ क्या होगा, ऐड होगा।
इतना क्लियर है? तो जब 2 Na+ की जगह पे एक Sr2+ आएगा तो टोटल केटायन वैकेंसी कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई? 2 की जगह पे एक ओरिएंटेशन पे तो आपका एक Sr2+ आ गया, बचा कौन सा? एक Na+ की पोजीशन बची। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट 1 Sr2+ आयन क्रिएट्स कितनी? 1 केटायन वैकेंसी। ठीक है, एक Sr2+ आयन एक केटायन वैकेंसी को क्रिएट करता है। तो 10⁻³ मोल%, देखो 10⁻³ मोल% का क्या हो गया? परसेंटेज को आप हटा दो, सो दिस विल बिकम व्हाट? 10⁻², क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को मैं नीचे लिख सकती हूँ, सो दैट वुड बी 10⁻⁵, और मोल को भी अगर हम एटम्स के टर्म्स में लिख लें या पोजीशन के टर्म्स में, सो दिस विल बिकम 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा? दिस इज 10⁻⁵, एंड दिस इज व्हाट? 23 में से 5 को माइनस कर दो, सो दैट विल बी 18, राइट? तो ये कितना हो गया? 18। क्लियर? तो 6.022 इंटू 10⁻18 Sr2+ आयंस कितनी क्रिएट करेंगे? जब एक से एक हो रहा था तो इतनों से कितना होगा? उतना ही तो होगा। क्रिएट्स कितना? 6.022 इंटू 10⁻18 केटायन वैकेंसी। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपली आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे, सॉलिड स्टेट को समझ जाओगे, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन है, अगर आप ये सब समझ जाओगे ना, सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस इन द फिजिकल केमिस्ट्री। सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में क्वेश्चंस भी लिए हैं, जिनके आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। Okay, so this is all from my side for the solid state. So take care of yourself and thank you so much.